अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 12 जो है उसका चैप्टर नंबर 3 के साथ स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 3 है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड केमिकल इक्विलिब्रियम, और इसमें आज का टॉपिक हमारा होगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड स्टूडेंट ये है कि आपके पास अगर कोई एसिड है, एच फॉर एग्जांपल HCl है, तो ये कितने प्रोटॉन जो है वो डोनेट करता है दूसरे एसिड्स के कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल H3PO4 है हमारे पास, एक फास्फोरिक एसिड और एक HCl है, तो ये हाउ मच प्रोटॉन इट इज़ डोनेटिंग, तो ये इसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, कंपैरिजन हम करेंगे HCl H3PO4 इन फास्फोरिक एसिड से कितने प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा डोनेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई जितने ज़्यादा प्रोटॉन डोनेट करता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा और दूसरा कम स्ट्रांग होगा। अगर हम फर्ज कर लेते हैं HCl 90 प्रोटॉन डोनेट कर रहा है इन वाटर, और फास्फोरिक एसिड को हम कह देते हैं ये 30 प्रोटॉन डोनेट करता है, तो HCl इज़ मोर एसिडिक एज कंपेयर टू फास्फोरिक एसिड। यानी कि आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ HCl इज़ ग्रेटर देन फास्फोरिक एसिड। वैसे भी इसकी रियल में भी ज़्यादा होती है। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड तो हमें ऐसे तो नहीं कैलकुलेट हो सकती है, इसके लिए फिर हम कोई ना कोई वैल्यूज़ निकालते हैं। उन वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, पहला टॉपिक जो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस, और वीक एसिड भी। पहला हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, लेकिन पहले हम चेक करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हम क्या कह सकते हैं, दोज एसिड्स विच आयोनाइज कम्प्लीटली इन वाटर। ठीक है, तो इसके लिए हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट की एक्सटेंट को यूज़ करेंगे, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनकी जो रेशो होती है उसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले एसिड्स का आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो है वो करते हैं, ड्राइव करते हैं। ये सॉरी केस ही है क्योंकि एसिड तो नहीं है, ये तो हमने जनरल इक्वेशन लिखी है आयोनाइजेशन कांस्टेंट की। आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या है, कंसंट्रेशन ओवर ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों की रेशियोज को हम क्या कहेंगे, KC। अब एसिड्स की जो है वो हम इक्वेशन एक लिखते हैं, इसकी आयोनाइजेशन की इक्वेशन जर्नल जो है वो कुछ ऐसे लिखी जाती है, HX कोई एसिड है प्लस उसको वाटर में हमने ऐड कर दिया, तो जाहिर सी बात है ये क्या देगा, हमें प्रोटॉन देने हैं इसने, प्लस X आइन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप जो हैं वो ये सोचते हैं कि HX क्यों लिया, क्योंकि जनरली हम जितने भी एसिड पढ़ते हैं, जैसे HCl पढ़ा, H2SO4 पढ़ा, एक H होता है और साथ में उसके नेगेटिव आइन होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर जनरली H लिख दिया और दूसरा क्या है, HX है। ये इसकी हमने आयोनाइजेशन इक्वेशन लिख ली है। H किधर शिफ्ट हो गया, वाटर पे, तो क्या बना, H3O हाइड्रोनियम आयन प्लस हेला नेगेटिव आयन, यहाँ हेलाइड आयन में नहीं यूज़ करता, हेलाइड आयन यूज़ में। अगर मैं इसका ले लेता हूँ KC, के लिख देते हैं जनरली, तो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है हमारे पास H3O हाइड्रोनियम आयन इन 2 प्लस अंदर लिखने नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन ओवर HX इंटू H2O। H2O आपको पता है लिक्विड है, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो नहीं लिखी जाती। जब हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखते हैं तो वाटर जो है उसको नहीं लिखा जाता, तो वाटर को मैं इधर ले जाता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनटू H2O इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन इनटू हैलाइड आयन या नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय HX।
बहुत सिंपल सा काम है स्टूडेंट। वाटर को क्यों लेके गए हैं? क्योंकि वाटर जो है उसकी कंसंट्रेशन तो सेम रहती है, या फिर आप कह सकते हैं हमने लिक्विड और जो सॉलिड होते हैं उनकी कंसंट्रेशन लिखी नहीं जाती आयोनाइजेशन कांस्टेंट की इक्वेशन में। अब ये जो आपके पास के H2 आया, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ के ए से। के ए मीन आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, के ए फॉर आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स। बाकी इधर क्या बच गया? इधर यही चीज़ें एज इट इज़ लिखी रहने दें। हाइड्रोनियम आइन, हैलाइड आइन डिवाइडेड बाय दिस। ये आपके पास क्या आ गई जी? इक्वेशन आ गई आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स। ठीक है, तो इसको कहते हैं के ए को डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड ये हमें क्या बता रहा है कि कितनी एक्सटेंट है, कितनी लिमिट है, कहाँ तक जो है वो कोई एसिड डिसोसिएट होगा या फिर आयोनाइज होगा। ठीक है, और ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये हमने पहले भी देखा हुआ है पिछले लेक्चर में भी, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। एक तो इसकी आपने ये बात नोट रखनी है। तो सॉरी, डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर कंसंट्रेशन भी चेंज हो जा सकती है हाइड्रोनियम आयन की या हैलाइड आयंस की, तो इसलिए ये डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसलिए हमने जब भी इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे तो वो टेम्परेचर साथ में मेंशन करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एसिटिक एसिड को ले लेते हैं CH3COOH। ये आपको यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, CH3COOH एसिटिक एसिड है। इसका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट वो कितना होता है? 1.8 इंटू 10⁻⁻5 होता है। ठीक है, और साथ में टेम्परेचर भी हम लिखेंगे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट जो है वो आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब इसमें आपने क्या चीज़ नोट की है कि अगर के एक जो है वो वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिड भी स्ट्रांग होगा। एक तो आपने सेंटेंस याद रखना है कि एक की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। हम कह सकते हैं जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के ए के। स्ट्रेंथ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए। तो इसके लिए फिर एक सेंटेंस यूज़ किया जाता है के ए या स्ट्रेंथ जो है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए। जितनी ज़्यादा के ए वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा एसिड स्ट्रांग होगा। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ मेंशन कर देता हूँ, परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड जो है उसकी के ए वैल्यू, और जो सबसे वीक एसिड एसिटिक एसिड, या चलें एसिटिक एसिड ही लिया जाता है, एसिटिक एसिड, इन दो की मैं आपको के ए वैल्यू जो है बुक में मेंशन है वो बता देता हूँ। इसकी है 10⁻10, बहुत ज़्यादा वैल्यू है ना। और इसकी देखें 10⁻⁻5 है, तो ये तो बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रांग है इससे, क्योंकि इसकी के ए वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन के ए वैल्यू जो कि पावर्स में लिखी होती है इनकन्वीनियंट वे होता है, कन्वीनियंट वे नहीं होता। ये जो मेथड है ये क्या है? इनकन्वीनियंट मेथड। तो कन्वीनियंट मेथड क्या होता है? कन्वीनियंट मेथड में आपने ये पावर्स एक्सपोनेंट्स वगैरह ना आए, साइंटिफिक नोटेशन ना हो, तो इसलिए क्या किया साइंटिस्ट ने? इनको कन्वीनियंट मेथड में कन्वर्ट करने के लिए पी के ए जो है उसकी टर्म इंट्रोड्यूस कराई। ठीक है, पी के ए क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। पी के ए क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए। यानी आप इसका नेगेटिव लॉगरिथम ले लें। जैसे मैं ले लेता हूँ नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻10। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। -10 पीछे आ गया, log 10 हो गया, तो log 10 की वैल्यू 1 है, तो आंसर कितना आ गया? -10 आ गया। ठीक है, -10।
सॉल्व करना तो आपको आता है, बहुत इजी सा काम है कि आपने ये 10 की पावर पीछे ले आए, -10 log 10 तो होता ही 1 है, तो ये कन्वीनियंट वे है। लेकिन इसमें काम थोड़ा रिवर्स हो जाता है। जैसे हमने क्या कहा कि ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा एसिड स्ट्रांग होगा। पी के ए उसका रिवर्स काम करता है, जितनी कम पी के वैल्यू होगी उतना ही एसिड स्ट्रांग होगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा पी के ए वैल्यू होगी उतना ही एसिड स्ट्रांग होगा। फॉर एग्जांपल अब एसिटिक एसिड की बात ले लेते हैं। इसकी पी के ए वैल्यू कितनी है, 15.8.9 है, और इसकी कितनी है, -10। अब देखें पी के ए वैल्यू किसकी ज़्यादा है, एसिटिक एसिड की, और परक्लोरिक एसिड की कितनी, सब बहुत कम है, -10 है। तो ये ज़्यादा स्ट्रांग है इससे। जो परक्लोरिक एसिड है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। इसका मतलब क्या है कि जो एसिड स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पी के ए के। यानी पी के ए वैल्यू कम होगी तो एसिड स्ट्रांग होगा, पी के वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिड वीक होगा। इसी तरह हम आगे चलते हैं। अगर आपसे कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, ये इनमें से कौन सा एसिड स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछते हैं परक्लोरिक एसिड स्ट्रांग है या एसिटिक एसिड स्ट्रांग है, तो आप कहें जी परक्लोरिक एसिड स्ट्रांग है। उसकी रीज़न क्या है, आपको वैल्यूज़ दे देंगे कंपैरिजन के लिए। उसकी रीज़न क्या है कि उसका जो आयोनाइजे पी के ए वैल्यू कम है, -10 है। इसके मुकाबले में क्या है, एसिटिक एसिड की पी के ए वैल्यू ज़्यादा है। ठीक हो गया। अब हम इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो इसके लिए पिछला चैप्टर बहुत ज़रूरी है, उसको वो आपको हर सूरत में आना चाहिए, तभी आप इसके न्यूमेरिकल्स कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल एग्जांपल नंबर 1 है 3.1। एग्जांपल नंबर 3.1 है, तो इसको देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3.1 में क्या है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस। आपको फाइंड करनी है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन, फाइंड करनी है। अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स, अब गिवन क्या है ये आपने फाइंड करनी है, और मोलैरिटी उन्होंने आपको दी हुई है, कंसंट्रेशन आपको दी हुई है। कंसंट्रेशन यानी कि आपको दी हुई है 1 कैपिटल M, और बस जो HF है आपके पास एसिड। के ए वैल्यू भी आपको गिवन है। के ए वैल्यू कितनी उन्होंने दी है, 1.7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जर्नल इक्वेशन पहले लिखनी है। सबसे पहले तो आपने क्या लिखना है, HF की आयोनाइजेशन इक्वेशन। जैसे मैं इसको वाटर में ऐड करूं तो क्या क्या मिलेगा, हाइड्रोजन आइन और फ्लोराइड आइन। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और फ्लोराइड आइन पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक हो गया। अब इनिशियल कंसंट्रेशन जैसे आप पिछले चैप्टर में करते आ रहे हैं वो सब कुछ आपको आना चाहिए। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है इसकी, 1 है जो गिवन है पानी में डालने से पहले। तो ये क्या होगा, 0, ये भी क्या होगा, 0। लेकिन जब आपने वाटर में ऐड कर दिया तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो गई, माइनस इसकी कितनी आ जाएगी, इसमें देखें इधर में से चीज़ें कम होंगी ना, माइनस आएगा तो इसमें चीज़ें ऐड हो जाएंगी। हम लिख देंगे 0 + x और 0 + x। इसको मज़ीद अच्छा करते हैं, 1 - x = x, और ये भी x। अब के ए की इक्वेशन लिख देते हैं हम। के ए की क्या इक्वेशन आएगी आपके पास, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HF कंसंट्रेशन। ठीक हो गया। अब यहाँ से आप वैल्यूज पुट कर दें। के ए की वैल्यू भी आपको गिवन है। के ए की वैल्यू कितनी है, 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। H की भी x है और इसकी भी x है, डिवाइडेड बाय HF की कितनी दी है, 1 - x। ये वाली वैल्यू जो इक्विलिब्रियम पे होती हैं वो आपने पुट करनी होती हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम डिस्कस कर रहे हैं।
आगे देखते हैं, ये देखें 7.2 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स जो है वो ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ स्टूडेंट गौर करें, एक्स आपके पास बहुत छोटी वैल्यू है, यानी 1 से भी छोटी है। 1 में से क्या कर रहे हैं हम, एक्स को माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब 1 से भी छोटी वैल्यू है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। 1 से आप कुछ भी माइनस करेंगे तो जैसे 1 में से छोटी वैल्यू को इससे माइनस करते हैं तो वो 1 ही आंसर आएगा। 0.1 में कहता हूँ तो वो कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं जाती और ही छोटी हो जाती है चीज़। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर नेगलेक्ट कर देते हैं एक्स को डिनोमिनेटर से। 7.2 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 1 जो है वो हम नहीं लिखते। तो आपने अब दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर रूट। 7.2 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। इस तरह से आपको एक्स की वैल्यू क्या मिलने लगी है, 0.268 कैपिटल एम। ठीक है, जब एक्स मिल गया तो फिर आपको देखें हाइड्रोजन आयन भी तो मिल गया ना। ये भी क्या है आपके पास, हाइड्रोजन आयन आपको चाहिए। हाइड्रोजन आयन अगर वो फ्लोराइड आयन का पूछें तो वो आप निकाल सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल थी, लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपको पिछला चैप्टर अच्छी तरह से उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बेसिस वाला, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग इसी से मिलता जुलता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एंड वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। तो देखें, एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन देते हैं, और बेस क्या करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। बेस क्या करेंगे, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं ये। इसलिए जो बेसिस की स्ट्रेंथ होती है वो क्या है कि कितना कोई बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, एबिलिटी ऑफ बेस टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एबिलिटी ऑफ अ बेस टू एक्सेप्ट प्रोटॉन is called as basic strength। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम दो इक्वेशन लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो जाता है, सोडियम आयन देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हम लिखते हैं तो ये क्या देता है, पोटाशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ये दोनों दे रहे हैं। ठीक है, तो जो OH आयन बनते हैं यहाँ पर, ये क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ बेस टू एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम एसिड, एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी को हम कहेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसकी जर्नल इक्वेशन फिर हम कैसे लिख सकते हैं, जर्नल इक्वेशन में देखें, हमने बेस कोई भी नहीं शो करना, तो बेस क्या करता है, आपके पास प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। इसी चीज़ को आपने जहन में रखना है। तो बी बेस है प्लस वाटर, तो क्या करेगा, इसमें से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए आपने इसकी इक्वेशन भी थोड़ी ध्यान से लिखनी है। देखें, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, प्लस OH नेगेटिव, ये देखें इसने क्या कर लिया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो बेस आ गया इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। अब हमने इसकी आयनाइजेशन कांस्टेंट इक्वेशन लिखनी है कि B इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब वही काम, वाटर जो है वह लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये क्या कर सकता है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं करता, और हम इसको लिखते ही नहीं होते,
तो इसको मैं इधर ले आता हूँ। बाकी क्या बच गया, बी एच पॉजिटिव चार्ज, ओ एच नेगेटिव चार्ज, डिवाइडेड बाय सिर्फ बच गया बी। ओके, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये के लिखते हैं इसको, अब मैं लिख सकता हूँ के बी क्या आ गया है जी, कंसंट्रेशन ऑफ बेसिक बेस के जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यानी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट किया है मैंने, इसमें कोई इतना लंबा काम नहीं है। अब के बी, इसकी भी वही बात है जो एसिड की है, स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, के बी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी बेस उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन ये भी इनकन्वीनियंट वे होता है लिखने का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपके पास लिख देता हूँ, इसकी कोई आसान सी एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं, अमोनिया की एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं। अमोनिया की के बी वैल्यू कितनी होती है, 1.7 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो ये इनकन्वीनियंट वे है। इसको कन्वीनियंट वे बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसका लॉगरिथम ले लेंगे, यानी कि पी के बी इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के बी, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन की साइन ना लिखें तो बेहतर है। तो पी के बी क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के बी। अब हमने कहा था के बी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही एसिड स्ट्रांग होगा, लेकिन पी के बी में रिवर्स काम चला जाएगा, जितनी कम वैल्यू आएगी उतना ही बेस स्ट्रांग होगा। फॉर एग्जांपल मैं दो बेस लिख देता हूँ, यहाँ पर एक अमोनिया है 4.76 और दूसरा मेरे पास डाई इथाइल अमाइन है, डाई इथाइल अमाइन C2H5 इंटू NH2। ठीक है, NH ये डाई मिथाइल है, डाई अमाइन, ठीक है। NH इसकी वैल्यू कितनी होती है, जो पी के वैल्यू है वो 3.02। अक्सर ये पिछली बुक्स में ये दो चीज़ें थी, तो इनका क्वेश्चन आ सकता है आपसे, आपने उसका आंसर इसकी टर्म में देना है। ठीक है ना, पी के बी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही बेस स्ट्रांग होगा। अब इन दो बेसिस को मैंने लिखा है, एक है अमोनिया और दूसरा क्या है, डाई इथाइल अमाइन। पूछा जाता है वाई डाइथाइल अमाइन इज स्ट्रांगर बेस देन अमोनिया, अमोनिया से ये स्ट्रांगर बेस क्यों है। ठीक है ना, अमोनिया की अब पी के वैल्यू कितनी है 4.76 विच इज़ लेस दैन 3.02। हमने पढ़ा हुआ है कि पी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है 1/पी के बी वैल्यू जितनी कम होगी एसिड बेस उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो आपसे पूछा जाएगा अमोनिया वीक बेस क्यों है एज कंपेयर टू डाईमिथाइलमाइन या इथाइलमाइन, पुरानी बुक्स में था उसको, या मिथाइलमाइन, कोई भी पूछेंगे तो याद रहे उसका एक ही आंसर होगा। आपने सिंपल सा आंसर देना है कि सिंस पी के बी वैल्यू ऑफ दिस, पी के बी वैल्यू ऑफ डाईइथाइलमाइन इज लेस देन पी के बी वैल्यू ऑफ अमोनिया, देयरफॉर इट इज स्ट्रांगर बेस एज कंपेयर टू अमोनिया। एक रीज़न और भी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट की, लेकिन वो अभी आप नहीं पढ़ रहे, वो शायद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो एक रीज़न आपको पता होगा, पी की वैल्यू कम है इसलिए बेस स्ट्रांग है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह और भी आपसे वो चीज़ें पूछ सकते हैं कि डाईथाइल अमाइन जो है वो स्ट्रांगर बेस, ठीक है, एक उन्होंने यही दिया हुआ है। और इसके अलावा अमोनिया जो है वो स्ट्रांगर बेस है देन पैरिडीन। पैरिडीन से क्यों स्ट्रांगर है, क्योंकि अमोनिया, आप देखें अमोनिया की वैल्यू तो आपको याद ही हो जानी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा आती है तो इसलिए इसको अच्छी तरह से कर लें, 4.76 होती है। और पैरिडीन जो है उसकी वैल्यू है 8.25। पैरिडीन 8.25, ये क्या दी हुई है उन्होंने, पी के बी
वैल्यूज़। तो पी के वैल्यू किसकी कम है? अमोनिया की, तो अमोनिया स्ट्रॉन्गर बेस हुआ एज कंपेयर टू पैरिटी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बफर सॉल्यूशन।